थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से लाइव आ जाइए एक बार ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको अंग्रेज पढ़ाया था, ठीक है, और आज हम डेनिश पढ़ेंगे, फ्रांसीसी पढ़ेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे और चीज़ों को देखेंगे। तो सभी आप लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। प्लीज़ क्लास में आप टाइम पे आएंगे। सारे बच्चों को से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास में टाइम पे आएँ, ठीक है। जल्दी जल्दी जुड़ेंगे क्लास के साथ बेटा। चलिए, बीनू झनकार, जयप्रकाश, योगेश, सभी को एक मिनट। चलिए, हाँ जी, गोपाल, कोमल, अंकुल, मुनफेद, ज्ञानवेंद्र, फैजान, विमल, फनीश, पारस, फरहीन, संध्या, सनी, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी बताएंगे कैसे हैं। और आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको यूरोपियन के आगमन में ये बताया था कि आपके अंग्रेजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब मैंने आपको बताया था कि आने का इनका क्रम क्या था। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर मैंने आपको बताया था कि डच आए थे, फिर फिर अंग्रेज आए थे, फिर आपके प्यारे बच्चे जो है डेनिश आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे और फिर आपके स्वीडिश आएंगे। स्वीडिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फ्रांसीसियों तक चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं स्वीडिश बता दूंगी, स्वीडिश भारत में कब आए थे। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आपको इन तीन लोगों के बारे में बता दिया है। सॉरी बेटा, तीन लोगों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। अब मैं आज आपको बताऊंगी डेनिश के बारे में। सबसे पहले डेनिश प्यारे बच्चे 1616 में भारत आते हैं, ठीक है, और इनको इनकी पहली फैक्ट्री 1620 में ये ट्रैंको बार में खोलते हैं। बस आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। यही चीज आपसे बार बार पूछी जाती है। पुर्तगाली के बाद आपके डच आए हैं। आने का क्रम व्यक्तियों में डचों का है, ये मैंने पहले ही बताया था। अगर फैक्ट्री की बात करेंगे तब यहाँ पे अंग्रेज आएगा, फिर आपके जो है डच आएंगे। चीजों को ठीक से रिवाइज करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छा, इसी कमेंट से मुझे याद आया कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये कमेंट किया हुआ है कि आपने बताया था कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, तो पुर्तगाली कैसे आए थे? तो प्यारे बच्चे, ये नहीं पढ़ा आपने कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जो है आपका जहाज, पहला अंग्रेजी जहाज लिखा है वहां पर। तो पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है? रेड ड्रैगन है। पुर्तगालियों के बारे में बात नहीं हुई थी वो, ठीक है। अतुल सिंह जी, भारत की खोज किसी ने नहीं की थी, भारत पहले से ही था। जो खोज की गई थी वो समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, ठीक है। मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरा गला खराब हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आपको मैं बता दूं 11 बजे से लेके 4 बजे तक लगातार क्लासेस होती हैं, उसके बाद 7 से 8 फिर आपकी ये क्लास होती है। तो 4 बजे तक ना गला जो है ना इस तरीके का हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कितना खराब हो गया हो। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ ताकि आप मेरे गले में थोड़ी सी जो और दिक्कत हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। तो बेटा बोलने से हो जाता है गला, ठीक है। अब आगे सुनिए मेरी बातों को और ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब उसके बाद में डेनिश हो गए, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों के बारे में थोड़ा सा आप यहां पे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लुई 14वें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लुई 14वें जो कि फ्रांस का शासक है, लुई 14वें के मंत्री मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की।
ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने। अब प्यारे बच्चे एक बात ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है मैंने कि मंत्री कॉलबर्ट ने की है। मंत्री कौन है? कॉलबर्ट। और मंत्री कौन होता है? मतलब कि मिनिस्टर। और मिनिस्टर्स किस में होते हैं? सरकार में। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यानी कि सरकार ने इसको, फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्थापित किया है। सरकारी कंपनी है। इसकी स्थापना किसने की है? मंत्री ने, मिनिस्टर ने। तो ये कह सकते हैं कि ये एक सरकारी कंपनी है। और अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी है? ये ब्रिटिश की। तो ये आपकी जो कंपनी है ये प्यारे बच्चे एक प्राइवेट कंपनी है, यानी कि इसे सरकार ने स्थापित नहीं किया है। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनोगे। अगर आप प्यारे बच्चे कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, जैसे आपने गवर्नमेंट टीचर्स को देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ठीक है? नहीं देखा होगा तो आज मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो इंसान उसमें एफर्ट लगाना कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? क्योंकि सरकार तो उसको उतना ही पैसा देगी, चाहे वो मेहनत करे चाहे ना करे। जो सैलरी उसकी तय हो गई है उसमें ही क्या हुआ है, उसी में ही उसको वो सैलरी देनी ही पड़ेगी। अगर व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन होगा, ठीक है, जो डेडिकेशन होगा, कोई बात नहीं मैं इस तरफ कर देती हूँ थोड़ा सा स्लाइड को, आपको दिख जाएगा। चलो ठीक है, अब देख लो, अब दिख रहा है क्लियर? और कर दूं थोड़ा सा? ठीक है, और कर देती हूं, ये लीजिए। चलो अब दिख रहा है? ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने क्या किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। ठीक है, अगर अभी भी कट रहा है तो मैं अगली स्लाइड पे इस लाइन को लिख देती हूं, नहीं तो आप फिर परेशानी रहोगे। लिखना, लुई 14वें लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तो नहीं कट रहा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और ये कैसी कंपनी है? तो मैम ये एक सरकारी कंपनी है, यानी कि इस पर किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार का। ठीक है, इस पे किसका कंट्रोल रहेगा? सरकार का। और इसमें जो भी काम करेगा इसको सैलरी कौन पे करेगा? इसको सैलरी पे करेगी हमारी फ्रेंच गवर्नमेंट। क्योंकि आपने देखा है प्यारे बच्चे कि आपका, ठीक है, आपका जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है और उसमें आपकी जो सैलरी फिक्स होती है, आपको वो सैलरी मिलती ही मिलती है अगर आप किसी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। जैसे सरकारी स्कूल में टीचर, अगर वो नहीं भी मेहनत करके पढ़ा रहा है तो उसको सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी फिक्स है, और ये बात वो अच्छे से जानता है, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता है। ठीक। और अगर मैं बात करूं किसी प्राइवेट कंपनी की, जैसे कि थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, प्यारे बच्चे ये एक प्राइवेट कंपनी है, जब ये एफर्ट लगाएगी, मेहनत करेगी, तभी इसको पैसा मिलेगा, और इसको पैसा मिलेगा तभी ये कंपनी को चला पाएगी, क्योंकि सरकार इसका कोई भी खर्चा नहीं उठा रही है। सरकार कोई खर्चा नहीं उठा रही है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी डूबने का सबसे बड़ा कारण ही ये होगा कि ये एक सरकारी कंपनी है और सरकार के अंडर में है, और सरकार ने कई सारे गलत डिसीजंस लिए हैं। प्यारे बच्चे, क्लास की टाइमिंग के लिए मैं कई बार बात कर चुकी हूं,
क्लास का कोई भी टाइम आपका चेंज नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी तरफ से कम 10 बार बात कर चुकी हूं और उधर से भी मैनेजमेंट की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके कब देखो 5 बजे भी आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, उससे पहले आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चलता है, उससे पहले मैं आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट कराती हूँ, फिर आपकी रीजनिंग और मैथ्स की क्लास चलती है, इधर फिर मेरी भी क्लासेस चलती है। तो आप ही बताइए कि किस टाइम क्लास कर सकते हैं। जब क्लास सारी चल रही है और सारे टाइम बिजी हैं, मेरे लिए तो और अच्छी बात है कि अगर क्लास जल्दी हो जाएगी तो मैं जो 8 बजे तक यहाँ पे आपकी क्लास के लिए फंसी रहती हूँ, मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगी, लेकिन बेटा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विशाल कुमार जी, ये कंपनियां व्यापार करने आई हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने की थी। अच्छा अच्छा मैम, स्थापना हुई कब थी? तो 1664 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब बन गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये वाली चीज मैं यहां से रफ कर देती हूं क्योंकि ये मैंने पीछे लिख दिया है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, दो दो बार लिखी हुई है कि क्या कट गया क्या कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो फ्रेंच हैं या जो फ्रांसीसी हैं, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, ध्यान रखना, पहली फैक्ट्री 1668 में इन्होंने भी कहां पर खोली है? सूरत में। सूरत में खोली, और ये किसने खोली प्यारे बच्चे? फ्रैंकोइस कैरो ने। किसने खोली है? फ्रैंकोइस कैरो ने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रांस में स्थापना कब हुई? 1600 आपके 64 में। और भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली है? सूरत में। तो पहली फैक्ट्री की बात कहां पर हो रही है? भारत में। और ये किसने खोली है? फ्रैंकोइस कैरो ने। और ये आपको मैं पहले ही बता चुकी थी कि आपकी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे पुर्तगाली कंपनी हो, चाहे आपकी डेनिश कंपनी हो, सॉरी चाहे आपकी डच कंपनी हो, चाहे आपकी अंग्रेजी कंपनी हो, डेनिश कंपनी हो, फ्रांसीसी कंपनी हो, सारी की सारी कंपनी यहां पर व्यापार करने के लिए आ रही हैं। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा विरोध चलेगा वो चलेगा फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। किस किस के बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, यह आपको पता होना चाहिए। तो फ्रैंकोइस कैरो ने प्यारे बच्चे इसकी स्थापना कर दी सूरत में आपके फ्रांसीसी कंपनी की। और मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसियों का अंत जो भारत में होगा वो 1760 के वॉन्डिवॉश के युद्ध में अंत का मतलब है कि ये बहुत कमजोर हो जाएंगे। ठीक है बेटा अभिषेक, दो कंपनी नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की, और यहां देखो मैंने क्या लिखा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ्रांसीसी कंपनी है और ये एक ब्रिटिश कंपनी है, साफ लिखा हुआ है। उसके बाद भी आपका ये प्रश्न आ रहा है तो इसका मतलब आपका दिमाग क्लास के अंदर नहीं है, आप कहीं और ही हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे फ्रांसीसियों की बात की हमने, फ्रांसीसी यहां पर आए। अभी फ्रांसीसी खत्म नहीं हुआ है, अंग्रेज खत्म नहीं हुआ है, अभी ये आपस में झगड़ेंगे। क्यों झगड़ेंगे? क्योंकि व्यापार करना है। अब आपको मैंने क्या बताया, फ्रांसीसियों के बाद में आते हैं स्वीडिश, तो स्वीडिश के बारे में लिख लीजिए, स्वीडिश। इनके बारे में केवल एक लाइन लिखनी है कि ये भारत में क्यों आए थे स्वीडिश, तो आप लिखेंगे 1731 में भारत आए, बस 1731 में भारत आए। इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, प्रश्न यहां से ज्यादा नहीं बनते हैं, जो चीजें ज्यादा आपको पढ़नी है उन पे ज्यादा आप फोकस करें। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ बेटा? अगर यहां तक आपको चीजें समझ आई हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। ठीक, स्वीडिश आ गए। और अब आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, यहां पे आप देखेंगे कर्नाटक युद्ध, और इन युद्धों में आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी लगातार एक्टिव रहेंगे,
लगातार चीजें यहां पर होंगी और वही मैं आपको बता रही हूं। बेटा 3 से 4 मेरी क्लास चलती है वर्धमान में, और प्लीज अब आप इस चीज को बिल्कुल भी मत करिए। मैंने बहुत एफर्ट लगा लिया, जब मेरा कोई टाइम फ्री होगा तो मैं देखूंगी, फिर मैं वहां पे आपकी क्लास शिफ्ट कर दूंगी। थैंक यू प्यारे बच्चे, आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है। अब देखो, हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक, ठीक है, राजधानी अर्काट। कर्नाटक की राजधानी क्या है, ध्यान रखना, अर्काट है। उस समय आपके कर्नाटक की राजधानी, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि जो कर्नाटक है इसका पुराना नाम क्या है, इसका मैसूर। ये कर्नाटक का पुराना नाम था और उस समय इसकी राजधानी अर्काट हुआ करती थी। क्लियर है? अब देखिए, कर्नाटक का नवाब, आपको अच्छे से पता है, पहले नवाब हुआ करते थे, निजाम हुआ करते थे, राजा, मतलब कि नवाब का मतलब है शासक। तो कर्नाटक का जो नवाब है वो है प्यारे बच्चे अनवरुद्दीन। नाम याद रखिए, क्योंकि अब यहां युद्ध होगा। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। अब ये मैं आपको पहले एक चीज समझा चुकी हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, फ्रेंच कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में मुकाबला, क्योंकि फ्रेंच सोचेंगे हम शक्तिशाली बने और अंग्रेज सोचेंगे हम शक्तिशाली बने। अब इन युद्धों के पहले आप स्थिति को समझ लीजिए कि आखिर स्थिति है क्या और आखिर युद्ध क्यों होगा, क्यों युद्ध होगा। तो आप कहेंगे कि मैम अंग्रेजों का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां कहां है, तो आप कहेंगे मद्रास में। मद्रास, आज के समय में मद्रास का नाम क्या है, चेन्नई, यानी चेन्नई का ही पुराना नाम क्या हुआ करता था, मद्रास। और यहां का प्यारे बच्चे गवर्नर कौन है, मोर्स। ध्यान से सुनना, ये क्यों बता रही हूं अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि लड़ाई होगी अब यहां पर। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी है, और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, मद्रास में। अब बात करते हैं फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, पांडिचेरी में। कहां पर है प्यारे बच्चे, पांडिचेरी में। ये दो बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई है तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंग्रेजों के पास मद्रास के अलावा और क्या क्या था, तो इनके पास में बंबई भी था, ठीक है, और कलकत्ता भी। ये किसके पास था, अंग्रेजों के पास। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास तीनों किसके पास हैं, अंग्रेजों के पास। फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी। अब पांडिचेरी जो है इसके साथ साथ, जैसे पांडिचेरी, तो पांडिचेरी के अलावा और क्या क्या था, तो आप कहेंगे कि चंद्रनगर, माहे, माहे और कराईकल। ये आपको ध्यान रखना है, माहे और कराईकल आपके, ये किसके, पांडिचेरी के अंदर ही आते थे। और अब इसका नया नाम क्या है, और क्या था इसके अंदर, चंद्रनगर, माहे, कराईकल और एक क्षेत्र था प्यारे बच्चे सूरत। और आपके अंग्रेजों के पास क्या क्या है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। और जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं उन पे बहुत अच्छे से फोकस करो। एक का हेडक्वार्टर है मद्रास, मद्रास में किसका है, मैम अंग्रेजों का। और पांडिचेरी में किसका है, तो मैम फ्रांसीसियों का, इनका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा इनके पास और जगह हैं, जैसे चंद्रनगर, माहे, कराईकल और सूरत। इनके पास आपका बंबई और कलकत्ता, क्योंकि अभी फ्रेंच जो है यहां पर आपके अंग्रेजों से ज्यादा शक्तिशाली है, इनका प्रभाव अभी ज्यादा है, या मैं कह सकती हूं कि दोनों एक तरीके से बराबर की टक्कर पर यहां हैं। अब इन लोगों को अपनी जो शक्ति है वो भारत में बढ़ानी है। अब यहां पे दूसरी चीज आपको यह समझना है कि मद्रास और पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक के अधीन थे। किसके अधीन है, कर्नाटक। प्लेन स्लाइड पे समझो, मैंने आपको बताया कि एक तरफ है अंग्रेज और दूसरी तरफ है आपके फ्रांसीसी। ध्यान से सुनना, फ्रांसीसी।
इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? मद्रास में है मैम मुख्यालय। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मैम पांडिचेरी में है। ठीक है। और आपके मद्रास और पांडिचेरी, इनके जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह मतलब पोर्ट, जहां से व्यापार होता है, जहां से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो ये जो आपका बंदरगाह, ये किसके अधीन है? लिखिएगा, कर्नाटक के अधीन। कर्नाटक के, अभी लिखने का टाइम दूंगी, पहले समझा दूं। कर्नाटक के अधीन। और प्यारे बच्चे, अब मैं आपसे एक बात पूछूं तो उसका आंसर आप दोगे। कर्नाटक का नवाब कौन है? बताओ, कर्नाटक का नवाब कौन है? आंसर दो। कर्नाटक का नवाब कौन है? आंसर दो जल्दी से। अभी मैंने बताया। और कर्नाटक की राजधानी अभी मैंने बताई अर्काट। अभी फिलहाल आप बताओ कि यहां पर आपका नवाब कौन है? ठीक है, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। आंसर आप ही दोगे, बहुत बढ़िया, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। तो अब देखो बेटा होगा क्या, यानी कि फ्रांस और अंग्रेज जो हैं, इनके बंदरगाह अनवरुद्दीन के अधीन हैं। अब ये आपस में झगड़ेंगे, और झगड़े का कारण क्या होगा, पहले आप यहां तक नोट करो। अब आपके दिमाग में ये बात फिक्स हो गई होगी कि अंग्रेजी क्षेत्र कौन से हैं और आपके फ्रांसीसी क्षेत्र कौन से हैं। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये जो क्षेत्र हैं, ये किसके अधीन आ रहे हैं? तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के अधीन आ रहे हैं। तो आप फटाफट से प्यारे बच्चे यहां पर इस चीज को नोट करेंगे और मुझे बताएंगे, ताकि मैं आगे की तरफ चल सकूं। ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे। नोट हो गया, आगे चल सकते हैं। अब देखिए, आपको पूरी सिचुएशन मैंने समझा दी, आपको समझ में आ गया। अब लिखना है यहां पर, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी पहला कर्नाटक युद्ध। और ये कब से कब तक चलेगा? तो मैम 1746 से 1748 तक पहला युद्ध चलेगा। ठीक है। और अब ध्यान से सुनना, जो बात मैंने पीछे बताई है वो यहां पर अब रिपीट होंगी इस युद्ध में। इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया का युद्ध। कितने बच्चे ये बताएंगे कि ऑस्ट्रिया भारत में है क्या? यस या नो? क्या ऑस्ट्रिया भारत में है? क्या ऑस्ट्रिया भारत में है? कितने बच्चे कह रहे हैं कि हां? जल्दी से बताइए। नमित नंदा, अभी बताया है कि बंदरगाह क्या होता है, क्लास में फोकस करें। बहुत सारे बच्चे, दिव्यांशु कह रहे हैं कि यस मैम ऑस्ट्रिया भारत में है। वंदना कह रही हैं नहीं है। कुछ बच्चे नो और कुछ बच्चे यस। बेटा ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रिया एक देश है। ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया एक देश है, ये भारत में नहीं है। और इसकी राजधानी वियना है, इसकी कैपिटल वियना है। तो मैम ये विदेशी युद्ध भारत में कैसे आ गया? अब ध्यान से सुनो, आपके जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, ध्यान से सुनना, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, इन दोनों के बीच क्या होता है? इन दोनों के बीच में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार को लेकर, ऑस्ट्रिया जो कि एक देश है, उसके उत्तराधिकार को लेकर कि ऑस्ट्रिया पर किसका कब्जा होगा, इन दोनों देशों में, इन दोनों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में झगड़ा होता है। तो जब इनका ऑस्ट्रिया में झगड़ा होता है, तो जहां जहां पर ये लोग काम कर रहे थे, जहां जहां पर भी ये लोग एक साथ थे, उन सारी जगहों पर इनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे मान लो दो रिश्तेदारों में झगड़ा हो गया,
अब दो रिश्तेदारों में जब झगड़ा होगा तो उनके जहां जहां रिश्तेदार होंगे वो सब आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही इन दोनों का था कि जो युद्ध ऑस्ट्रिया में हुआ, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए, उस युद्ध का प्रभाव प्यारे बच्चे भारत में पड़ा। कहां पर पड़ा उस युद्ध का प्रभाव? भारत में भी उस युद्ध का प्रभाव पड़ा। और आपके इस युद्ध का प्रभाव जब भारत में पड़ा तो ये भारत में भी आपस में भिड़ गए। और यहां पे देखो तात्कालिक कारण क्या था इस युद्ध का भारत में? अंग्रेज बर्नौट ने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में लिए और जला दिए। फ्रांसीसियों के जहाज को पकड़ा, अच्छा हमें हमारे साथ युद्ध लड़ोगे, रुको अभी तुम्हें बताते हैं। तो इन्होंने तुरंत उनके फ्रांसीसियों के जहाज पकड़े और उनको जला दिया। ये बात अब किसको पता चली? फ्रांसीसियों को। और ये किसने जलाए हैं? अंग्रेज बर्नौट ने जलाए हैं। अब जैसे ही ये बात फ्रांसीसियों को पता चलेगी तो फ्रांसीसी बदला लेंगे। आपका कोई नुकसान करता है जानबूझकर तो आपको क्या करना? आप भी क्या करते हो? मैं भी अब उससे बदला लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो फ्रांसीसी भी कुछ ऐसा करेंगे। अब फ्रांसीसी क्या करेंगे? 1741 में डुप्ले भारत आया। और ये कौन था? ये था प्यारे बच्चे फ्रेंच गवर्नर, यानी कि एक फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आ गया था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन है वहां? बर्नौट। बर्नौट ने ये कांड किया है। युद्ध कब शुरू हो रहा है? 1746 में। यानी कि जब 1746 में ये युद्ध शुरू हुआ है उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? क्वेश्चन आता है। तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले। प्यारे बच्चे ये जो डुप्ले है इसके बारे में एक चीज और सुन लो। ये जो डुप्ले है, डुप्ले ये एक फ्रांसीसी गवर्नर है और आपने शायद सुना होगा सहायक संधि। ये जो सहायक संधि है इसका जनक प्यारे बच्चे डुप्ले ही है, सहायक संधि का जनक। डुप्ले बहुत ब्रिलियंट बंदा था और ब्रिलियंट होने के साथ साथ ये ईमानदार भी था अपनी कंपनी के लिए। और जो आप पढ़ते हो सहायक संधि जिसे वेलेजली ने यूज किया बाद में, ये डुप्ले ने इसका जनक किया था। डुप्ले इसका जनक था। तो यहां पे डुप्ले, यहां बर्नौट। अब देखो क्या हुआ। डुप्ले ने कहा अच्छा तुमने हमारे जहाज जलाए हैं, अब हम तुम्हारा हेडक्वार्टर तुमसे छीनेंगे। तो अब मुझे कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से बताएंगे। देखो डुप्ले ने ला बुडाने, ध्यान से सुनना, ला बुडाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। मद्रास किसका हेडक्वार्टर है बेटा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये ला बुडाने कौन है मैम? ला बुडाने, तब तक मैं इसके बारे में बताती हूं। ला बुडाने प्यारे बच्चे मॉरिशस का गवर्नर है, मॉरिशस का गवर्नर। और मॉरिशस में ये किसका गवर्नर है? तो मॉरिशस में ये प्यारे बच्चे फ्रेंच गवर्नर है, फ्रेंच गवर्नर। कहां पर? मॉरिशस के अंदर। मद्रास 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 तो किसने ले लिया कब्जे में? डुप्ले ने। तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मद्रास, ये मद्रास किसका हेडक्वार्टर था? मद्रास हेडक्वार्टर है अंग्रेजों का मैम। और अंग्रेजों के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया डुप्ले ने, यानी कि फ्रांसीसियों ने। और किसकी मदद ली इसमें? ला बुडाने की। ला बुडाने कौन है? मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर है। ला बुडाने को बुलाया, इसकी हेल्प ली और मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब आप अच्छे से जानते हो कि आपके फ्रेंच हो या फिर अंग्रेज हो, दोनों के बंदरगाह किसके अंदर आ रहे हैं? कर्नाटक के अनवरुद्दीन के बीच। अब कर्नाटक के शासक को पता चला, अरे ये तो लड़ रहे हैं, अरे मेरे ही क्षेत्र में लड़ रहे हैं और मेरे ही क्षेत्र में आने वाली चीजों पे कह रहे हैं कि ये मेरा है, कि ये मेरा है। ये कहता है अरे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, आपस में झगड़ा कर रहे हो और लड़ रहे हो कि किसका कौन है किसका क्या है। तो डुप्ले बड़ा चालाक आदमी था। डुप्ले ने चुपके से एक पत्र लिख दिया नवाब को और उसने कहा रे मालिक, आप ही के लिए लड़ रहे हैं हम, आप ही को तो देंगे ये मद्रास, आप टेंशन मत लो,
आप ही के लिए लड़ रहे हैं हम, और ये मद्रास जैसे ही हमारे पास है हम तुरंत आपको दे देंगे, हमारे पास है ना, हम आपके लिए ही तो लड़ रहे हैं। अनवरुद्दीन खुश हो जाता है, कहता अच्छा मेरे लिए लड़ रहे हो, ठीक है, अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई सहायता चाहिए तो मुझे बता देना। अनवरुद्दीन बड़ा खुश होके बैठा है, लेकिन ये बात ला बुडाने को पसंद नहीं आई। ला बुडाने ने क्या कहा, अरे भाई तुम पागल हो गए हो, हमने इसको जीता है, हमने अपनी मेहनत से जीता और तुम इसे नवाब को दे दोगे। तो डुप्ले ने कहा कि भैया आगे की रणनीति समझो, हमें अगर अपनी स्थिति को यहां ताकतवर बनाना है तो हमें अनवरुद्दीन को खुश करना पड़ेगा, नवाब की जो है हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी आगे। तो ला बुडाने बोलता है, अरे भैया तू क्यों सोच रहा है, ये तो एक सरकारी कंपनी है जिसका तू एम्प्लॉय है, जिसके लिए तू काम कर रहा है, तू क्यों इतना सोच रहा है, तू क्यों सोच रहा है कि भाई इसका कंपनी का मुनाफा होगा नहीं होगा, तुझे तो उतनी चीजें मिलेंगी ना, भाई मैं तो नहीं देने वाला। तो डुप्ले क्या कहता है कि नहीं, डुप्ले कहता है मैं कंपनी का कर्मचारी हूं और मुझे कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, और मुझे ही नहीं तुम्हें भी सोचना चाहिए। ला बुडाने डुप्ले की बात से सहमत नहीं होता और ये ला बुडाने पहुंच जाता है अंग्रेजों के पास, उनसे कहता है सुनो भैया, मैं तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरी तरफ से कोई युद्ध नहीं होगा, तुम्हें ही मद्रास वापस मिलेगा। किसने कह दिया, ला बुडाने ने। अब ला बुडाने ने केवल प्रॉमिस ही किया था, अभी मद्रास दिया नहीं था, और ये बात पता चल गई अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन कह रहा अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। तो अनवरुद्दीन अपने बेटे से कहता है बेटा ये हमें पागल बना रहे हैं, बिल्कुल पागल बना रहे हैं हमें, ये हमें कुछ नहीं देने वाले। तो फिर यहां पे अब युद्ध होगा। डुप्ले ने कोशिश की ला बुडाने को रोकने की, लेकिन ला बुडाने नहीं माना, क्योंकि ला बुडाने एक लालची आदमी है, लेकिन डुप्ले एक ईमानदार आदमी है, और डुप्ले की ईमानदारी ही उसको भारत से वापस लेकर जाएगी। तो प्यारे बच्चे यहां तक नोट करें, कहानी समझ में आई कि क्या चल रहा है। तो अभी मद्रास किसके कब्जे में है, फ्रांसीसियों के। जल्दी नोट करेंगे। थैंक यू अंदीप। चलिए जल्दी से नोट कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू जी ला बुडाने मॉरिशस का गवर्नर है, और ये फ्रांसीसियों की तरफ से मॉरिशस में अपॉइंट था, और डुप्ले ने इसकी हेल्प से मद्रास को अपने कब्जे में किया था, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ध्यान रखिए, नोट हो गया, शाबाश। अब ला बुडाने का इंट्रोडक्शन मैंने यहां दे रखा है। ये ला बुडाने बड़ा लालची आदमी था, इसने कहा मैं नहीं दूंगा नवाब को, मैं तो अंग्रेजों को दूंगा। 4 लाख रुपए में सौदा कर लेता है अंग्रेजों से कि 4 लाख रुपए दे दो भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर समझ में आई, और ये बात अनवरुद्दीन को पता चल जाती है, उसे पता चलती है तो वो बड़ा गुस्सा होता है, अरे ये तो मेरा पागल बना रहे हैं, मुझे कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, और ये तो अपने आपस में लड़ रहे हैं, और मेरे को कोई अहमियत नहीं दे रहे, मेरे ही क्षेत्र में लड़ रहे हैं, ये भैया हमें कुछ नहीं देने वाले। तो प्यारे बच्चे अब होगा यहां पे देखिएगा, मॉरिशस का गवर्नर किसके बारे में लिखा हुआ है, ये ला बुडाने के बारे में, अगली स्लाइड पर लिखा हुआ है। अब होगा सेंट टॉमे का युद्ध, और ये सेंट टॉमे का जो युद्ध होता है ये 1748 में होता है, और जब ये युद्ध हो रहा है 1748 में, तो यहां पर कौन आता है, अपने बेटे से कह रहा है नवरुद्दीन कि बेटा जाओ और इन्हें सबक सिखा कर आओ। झूठ बोल रहे हैं नवाब से, तो फिर यहां पे इसका बेटा, ये कौन है, अनवरुद्दीन का बेटा, 1 मिनट इसको मैं ठीक से लिखती हूं। ठीक है, अनवरुद्दीन का बेटा कौन है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे महफूज खां। इसके आगे क्रॉस क्यों लगा है, क्योंकि युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया। अब नवाब का तो नुकसान हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना, और किसके साथ ये युद्ध हुआ है,
फ्रांसीसियों के साथ में। यहां पे कौन है? पैराडाइज। तो आपके पैराडाइज और प्यारे बच्चे आपका महफूज खां जो कि अनवरुद्दीन का बेटा है, दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब पैराडाइज ने अनवरुद्दीन के बेटे को मार दिया। ये बात नवाब को पता चली तो नवाब ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहां पे नवाब का तो नुकसान हो गया, उसका बेटा मर गया। अब इन लोगों ने क्या किया कि जहां युद्ध हो रहा था, कहां? ऑस्ट्रिया में, वहां इन लोगों ने युद्ध समाप्त किया। तो जब युद्ध हो रहा था तो भारत में भी युद्ध करने लग गए, जब वहां युद्ध खत्म हो गया तो यहां भी युद्ध खत्म कर लिया। और इस युद्ध की समाप्ति किससे हुई? 1748 एक्स लॉ शॉपेल की संधि। कब हुई है प्यारे बच्चे? 1748 में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। जहां जहां ये लोग थे, जहां जहां भी थे, वहां वहां इन लोगों की प्यारे बच्चे लड़ाइयां हुई जहां थे, और जब शांति हुई तो जहां जहां ये थे वहां सभी जगह शांति स्थापित कर दी। अब ये जो एक्स लॉ शॉपेल की संधि है, ये आपकी किस किस के बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई। और आपको मैं बता दूं कि जब ये संधि हुई तो मद्रास किसको वापस मिल गया? अंग्रेजों को। तो आपका जब यहां पे इन्होंने फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे वाला क्षेत्र किसको दिया? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों से कहा कि हमें लुई वर्ग चाहिए। कहां पर? अमेरिका में। जब हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको भी हमें देना पड़ेगा। यानी कि इस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसी बराबरी पर हैं। तो ये आपका था पहला कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध के बीच में ही क्या होता है? सेंट टॉमे का युद्ध। और इसी युद्ध में महफूज खां अनवरुद्दीन के बेटे की मौत होती है। और उसके बाद एक्स लॉ शॉपेल की संधि द्वारा अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर है मद्रास, फ्रांसीसियों द्वारा उसे वापस कर दिया जाता है। और लुई वर्ग जो कि अमेरिका का क्षेत्र था, अंग्रेज उसे फ्रांसीसियों को दे देते हैं। लिखा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। संधि बेटा हमेशा इसलिए की जाती थी ताकि युद्ध को शांत किया जा सके। और अगर कोई भी जैसे संधि हुई, दो लोगों के बीच में होती थी, और अगर उसमें से एक पक्ष भारी है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग संधि करता था कि अब हम शांति तभी स्थापित करेंगे जब संधि आप हमारे अनुसार करोगे। तो संधि हमेशा शांति के लिए की जाती थी। लिख लिया आप लोगों ने? अनवरुद्दीन अभी आएगा, अनिरुद्ध सिंह जी पेशेंस रखें, अनवरुद्दीन अभी आगे आएगा। और वो पूरी तरीके से फ्रांसीसियों के खिलाफ है। अब जो फ्रांसीसियों के खिलाफ होगा उसी को सपोर्ट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। नोट हो गया बेटा? पिछली स्लाइड पे बस इतना लिखा है, ला बुडा ने मॉरिशस का गवर्नर। नोट कर लिया? आगे चल सकते हैं। थैंक यू। आगे देखिए। अब प्यारे बच्चे, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। अब यहां पे सबसे पहले एक चीज सुनो, यहां पे जो निजाम है, कहां के निजाम की बात? यहां दो जगह की बात होगी, एक तो हैदराबाद और दूसरी बात होगी कर्नाटक की। और प्यारे बच्चे, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह पर जो युद्ध चल रहा होगा, वो युद्ध चल रहा होगा, आपका ध्यान से सुनिएगा। इस बॉक्स में बहुत ज्यादा बड़ा लिखा है, इसे थोड़ा सा रफ करेंगे, मैं अपने हिसाब से बना दूंगी। ठीक है, ताकि यहीं पे बता सकूं। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी इसको, चलो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो यहां पे प्यारे प्यारे बच्चों, जो युद्ध चलेगा वो किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। किस किस में? हैदराबाद में भी और कर्नाटक में भी, दोनों जगह उत्तराधिकार युद्ध चलेगा। और इस युद्ध में कौन साथ में आएंगे? अंग्रेज और फ्रांसीसी। जहां जहां युद्ध होने के चांस थे वहां ये एक दूसरे के अपोजिट हो लेते थे। निजाम भी बेटा शासक को ही कहा जाता है। सपना सोलंकी हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं।
ठीक है, लिख देती हूं मैं। हैदराबाद का शासक, इसको क्या कहा जाता था? इसको निजाम कहा जाता था। तो हैदराबाद का जो शासक या निजाम है 1748 में उसकी मौत हो गई। तो यहां का निजाम कौन था? निजाम उल मुल्क। कौन है निजाम यहां का? निजाम उल मुल्क। तो प्यारे बच्चे, आपको मैंने बताया था कि जब किसी शासक की, मतलब जब कोई राजा, एक तरीके से यहां पे राजा कौन है? निजाम उल मुल्क। तो आप मुझे ये बताइए कि निजाम उल मुल्क के बाद उसका असली उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? उसका बेटा या फिर उसका पोता? बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से। गद्दी पर कौन बैठना चाहिए? उसका बेटा या फिर उसका पोता? तो आप कहोगे मैम उसका बेटा। तो निजाम उल मुल्क का जो बेटा है नासिर जंग, ये आपका प्यारे बच्चे यहां पर अगला उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद इसी का पोता है, निजाम उल मुल्क का पोता, ये कहता है कि बेटा नहीं बनेगा, पोता बनेगा। तो पोता कौन है? मुजफ्फर जंग। तो यहां पे अब क्या होगा कि जो नासिर जंग है उसका साथ देगी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुजफ्फर जंग का साथ देगी फ्रांसीसी। तो अब आप एक बॉक्स बनाओ, इधर लिख लो अंग्रेज, मतलब ब्रैकेट में ईस्ट इंडिया कंपनी, और इधर लिखो फ्रांसीसी। ठीक है, तो अब अंग्रेजों की तरफ से अगर हम बात करें हैदराबाद में, तो कौन है अंग्रेज? किसका साथ देंगे? नासिर जंग का। इन्होंने नासिर जंग का साथ दिया कि नासिर जंग तुम ठीक हो। तो अब दूसरा पक्ष कौन बचा? फ्रांसीसी, फिर उसका साथ देंगे। अब फ्रांसीसियों के साथ में कौन आ जाएगा? आप कहेंगे कि मैम मुजफ्फर जंग आ जाएगा, मुजफ्फर जंग आ जाएगा। ठीक है, यहां पे इन्होंने इंटरफेयर शुरू कर दिया। अब उसके बाद में आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक का आपको पता है कि यहां का नवाब है अनवरुद्दीन, जिसने अपना बेटा खो दिया था। और यहां कर्नाटक में अंग्रेजी कंपनी किसका साथ देगी? अनवरुद्दीन का, क्योंकि अनवरुद्दीन कभी भी फ्रांसीसियों के पास तो जाएगा ही नहीं, वो तो उसके दुश्मन है, उसके बेटे को मार दिया। और यहां पे दूसरी तरफ कौन है? चंदा साहब। ये किसकी कैद में थे? मराठों की कैद में। अब वहां से छूट के आए तो ये कह रहे कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन तुम नहीं, मैं बनूंगा। तो यहां पे अब इनका साथ कौन देगा? यहां पे चंदा साहब। तो ये आपके यहां पर गुट बट गए। समझ आ गई बात? यहां पे गुट बन गए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन लोगों का साथ दिया जो कि सही थे। अगर हम हैदराबाद में बात करें तो निजाम उल मुल्क को ही शासक बनना चाहिए था, और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो अनवरुद्दीन ही सही में वहां का नवाब बनने लायक था, क्योंकि वो शुरू से शासन कर रहा था। मुजफ्फर जंग का कोई अधिकार नहीं है कि वो हैदराबाद में उत्तराधिकारी युद्ध लड़े, लेकिन फिर भी लड़ रहा है क्योंकि सबको राजा बनना है। और चंदा साहब का कहना है कि मैं कर्नाटक में बनूंगा। तो अब ये आपस में भिड़ेंगे, अब ये आपस में लड़ेंगे। अब देखना यहां क्या होगा। पहले आप यहां पे नोट करो इतनी चीज। पहले मैं आपके दिमाग में एक फिल्म बनाती हूं कि देखो क्या क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन किसके साथ है, कौन कौन किसके अपोजिट है। तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी नासिर जंग अनवरुद्दीन, एक तरफ फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग और चंदा साहब एक तरफ है। थैंक यू विनीता, थैंक यू सो मच बेटा। जल्दी करें बेटा, लड़ाई के लिए पापा को मार देते थे, आप पापा के खिलाफ जाने की बात कर रहे हो। आपको पढ़ाया है मैंने कि बाप ने बेटे को मार दिया है, बेटे ने बाप को मार दिया है, फिर भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। इतिहास गवा रहा है कि गद्दी के लिए सबने लड़ाई लड़ी है। हो गया नोट? आगे देखिए, अब आगे क्या होगा? 1749 अंबर का युद्ध। और ये जब अंबर का युद्ध हुआ तो अंबर के युद्ध में आपको बहुत अच्छे से मेरी बात सुननी है। पहला पॉइंट कि अनवरुद्दीन मारा गया, यानी कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन इस युद्ध में मर गया। और किसने मारा होगा प्यारे बच्चे? चंदा साहब ने, क्योंकि यहां दूसरा व्यक्ति कौन है? चंदा साहब है।
तो अनवरुद्दीन जब मारा गया तो प्यारे बच्चे फिर इस अनवरुद्दीन का एक बेटा है। अब ये मर गया अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है? कर्नाटक का नवाब। किसने मारा इसको? चंदा साहब ने, क्योंकि अनवरुद्दीन के अपोजिट में कौन है? चंदा साहब। तो चंदा साहब ने इस युद्ध में मार दिया इसे, अंबर के युद्ध में। अब जब ये बात इसके बेटे को पता चली तो इसके बेटे का नाम क्या है? इसका एक और बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अली। एक बेटा तो पहले ही मर गया, मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली बताओ किसकी हेल्प लेगा? अनवरुद्दीन किसके सपोर्ट में था? तो आप कहोगे मैम अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब अनवरुद्दीन मारा गया तो कुछ समय के लिए कर्नाटक पे किसका अधिकार हुआ? किसका अधिकार हुआ? फ्रांसीसियों का। क्योंकि फ्रांसीसी किसको कवर कर रहे थे? बेटा अगर मैं आपसे बोलूं, एक प्लेन स्लाइड पे समझाती हूं, सॉरी प्लेन स्लाइड लूं, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आपका अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध हुआ है, और आप सभी को पता है कि ये जो अंबर का युद्ध हुआ है कब हुआ? अभी मैंने बताया 1749 में। ये किस किस के बीच होगा? चंदा साहब वर्सेस अनवरुद्दीन, ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ? चंदा साहब की जीत हुई, और चंदा साहब को कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रांसीसी। तो अब यहां पे जीत हुई तो चंदा साहब कौन बन गए? कर्नाटक का नवाब हो गया, कर्नाटक का नवाब। ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं अनवरुद्दीन, तो आप कहोगे अनवरुद्दीन जो है मैम इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और इसको कौन यहां पे कह रहा है कि अगर हम कहेंगे इसको यहां पे कौन सपोर्ट कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मर गया। अब यहां पे फ्रांसीसियों का क्या हो गया? कर्नाटक पर अधिकार। यानी कर्नाटक पे अब कौन किसके अंडर में है? फ्रांसीसी, क्योंकि चंदा साहब को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, तो कर्नाटक पे इनका अधिकार। लेकिन यह अधिकार बहुत दिनों का नहीं था, लेकिन यह अधिकार बहुत दिनों का नहीं था। अब जैसे ही नवाब की मृत्यु हुई तो इसका जो बेटा है प्यारे बच्चे, इसका बेटा है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये किसकी हेल्प लेगा? इसने सहायता ली, इसने सहायता ली ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इनसे सहायता लेकर चंदा साहब को मार दिया, चंदा साहब को मार दिया। और अब किसके कब्जे में आ गया? चंदा साहब मर गए, किसका हो गया? मोहम्मद अली। यानी कि फिर से कर्नाटक पर अधिकार अब किसका होगा? तो यहां पे चंदा साहब मरे तो आप लिखेंगे कर्नाटक पर अधिकार अब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि उसके पक्ष का व्यक्ति अब इस बार जीत गया, उसने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ये लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, खूब लड़ रहे हैं, ये खूब माहौल बना रहे हैं लड़ाई का कि बस कैसे भी भिड़ो, लड़ना है अब हमें। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब क्या हो गया? कर्नाटक पर अधिकार हो गया। और प्यारे बच्चे अब यहां पे हैदराबाद की आप बात नहीं करी मैम आपने, तो हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद में सही उत्तराधिकारी यहां पर बैठा हुआ था नासिर जंग, तो नासिर जंग ही हैदराबाद का निजाम बनता है। मेन चीज कहां चली? कर्नाटक में। वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई चीज ऐसी हुई नहीं कि वहां पे फ्रांसीसी किसी तरीके से कब्जा करें। अब इन्हें क्या करना था? अब ये लड़ लड़ के थक गए, इन्होंने कहा भैया अब हम थक चुके हैं, अब नहीं लड़ेंगे, चलो संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और जो है लड़ाई खत्म करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या होगा? अब होगा यहां पर पांडिचेरी की संधि, और ये कब होती है? 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, 1754 में हुई। और इन्होंने कहा कि अब हम एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, अब हम एक दूसरे के काम में दखलंदाजी भी नहीं करेंगे, अपने अपने काम करेंगे। ना अंग्रेजों ने कहा फ्रांसीसियों की, ना आप तो मुझसे लड़ना
और ना ही हम आपसे लड़ेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, आपस में समझौता हो गया, इनका कुछ नहीं बिगड़ता था, यहां के लोग मरते रहते थे। समझ आ गई बात? तो अब इन्होंने कर ली। अब इसी समय क्या हुआ, इसी समय फ्रांसीसियों ने एक बहुत बड़ी गलती करी। 1754 में डुप्ले कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी ने वापस बुला लिया, और गोडेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा। अब आप मेरी बात को प्यारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, गौर से। ये सबसे बड़ी गलती है फ्रांसीसी कंपनी की, ठीक है? सबसे बड़ी गलती किसकी है, फ्रांसीसी कंपनी की है। तो बेटा 1750, अच्छा 175 लिख के छोड़ दिया मैंने, सॉरी। (1754) ये सबसे बड़ी गलती करी इन्होंने, सबसे बड़ी। क्यों करी सबसे बड़ी गलती? क्योंकि डुप्ले एक तो बुद्धिमान व्यक्ति था, दूसरा डुप्ले बहुत ईमानदार व्यक्ति था, और यह कहा जाता है कि फ्रांसीसियों की हार का भारत में कारण था डुप्ले को भारत से वापस बुलाना। तो मैम जब डुप्ले इतना अच्छा व्यक्ति था तो क्यों इसको वापस बुलाया? क्योंकि डुप्ले के खिलाफ फ्रांसीसी गवर्नमेंट को भड़का दिया कि डुप्ले भारत में युद्ध करा रहा है, जबरदस्ती अंग्रेजों से लड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है उन युद्धों का, कंपनी का खर्चा बढ़ा रहा है डुप्ले। और ये बातें जब फ्रांसीसी कंपनी को पता चली, उसके खिलाफ जो एक योजना बनाई गई, तो फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को ऑर्डर दिया कि भैया अब तुम वापस आ जाओ। डुप्ले वापस चला गया। अगर डुप्ले कहा जाता है कि भारत से वापस नहीं गया होता तो आज हम ये नहीं पढ़ रहे होते कि भारत पर अंग्रेजों का शासन, हम पढ़ रहे होते भारत पर फ्रांसीसियों का शासन। अब जो एक नया फ्रांसीसी गवर्नर आया है गोडेहू, इसको कोई मतलब नहीं है कंपनी हारे या कंपनी जीते, ये आएगा और यहां पे आकर अंग्रेजों की सिर्फ चापलूसी करेगा, क्योंकि इसे कोई मतलब नहीं, कह रहा भैया मैं कोई युद्ध वुद्ध नहीं करूंगा, मैं आपके साथ आराम से रहूंगा। और अंग्रेजों की चापलूसी इसने करी है। समझ आया? तो यहां पे सबसे बड़ा कारण क्या है फ्रांसीसियों की हार का? डुप्ले को वापस बुलाना। क्योंकि अब जितने भी फ्रांसीसी गवर्नर आ रहे हैं ना तो कोई ईमानदार है और ना ही कोई उतना बुद्धिमानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे अब फिर उसके बाद आपका होगा थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज ना तो मैं ये पूरा पढ़ा पाऊंगी और ना ही आप पूरा समझ पाएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने चीजों को एंजॉय किया होगा। कल आगे बढ़ेंगे और इसको बढ़ाने के बाद फिर मैं हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। गोडेहू कौन था? लिखा हुआ है गोडेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा। फिर भी आप पूछ रहे हो कि गोडेहू कौन था रीता सेनी? अगला गवर्नर है, क्योंकि डुप्ले को वापस बुलाएंगे तो किसी को तो भेजेंगे ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो स्माइली देते हुए क्लास से जाइएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।